Hello, students. Welcome back. Hope you all are doing very, very, very good and well. और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन तेजी से चल रही होगी बिकॉज बहुत ही कम टाइम है। ऑब्वियसली हम लोग हर लेक्चर में यही बात कह रहे हैं कि बहुत ही कम टाइम बचा है, तो प्लीज केयर अप। एंड इतना डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है सीएस फाउंडेशन का, बट हाँ, डेफिनेटली आपको एक लेवल क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। एंड सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। रिमेम्बर, आपको ये के नॉलेज गेन करने के लिए भी यहाँ पे पढ़ाई करनी है, तो प्लीज केयर अप। एंड जितना हो सके फोकस के साथ अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए, बिकॉज अभी तो ये फर्स्ट लेवल है सीएस का। आगे बहुत कुछ होने वाला है, एंड दिस जर्नी इज रियली गोइंग टू बी द बेस्ट जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत ही स्पेशल जर्नी होती है, बहुत ही अच्छी जर्नी होती है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप थ्रू आउट दिस जर्नी इज द पेशेंस लेवल, कि वो उसके बिना आप उस जर्नी को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन, and hopefully the josh is high. And okay, so let's start. अभी हमने ऑलरेडी काफी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर की कंप्लीट कर ली है अब तक। बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं बचा है। मैं बहुत स्लो स्पीड पे चल रही हूँ इस फर्स्ट चैप्टर में, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आपको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पहले क्लियर हो, क्योंकि आगे के चैप्टर्स कवर अप करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कब? जब तक आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, आप आगे के चैप्टर्स को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे, बट अगर आपका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मेरा कोशिश ये चल रही है कि मैं आपको बेसिक्स क्लियर कराऊं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डाउट है, प्लीज अपडेट अस, हम लोग उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं। आज अभी तक हमने डिमांड का कल हमने टॉपिक कवर अप किया था कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू बोथ ऑफ देम। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी पढ़ा था। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। जनरली अगर हम डिमांड से रिलेट करके चलते हैं, तो हमने बताया था कि डिमांड में चेंजेस आते हैं प्राइस को। यहाँ पे हमारा मेन जो पॉइंट चल रहा है वो प्राइस को लेके चल रहा है, कि प्राइस को लेके डिमांड में चेंज आता है। ठीक है, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम होती है, डिमांड प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ती है। अभी तक हमने यही चीज पढ़ी थी कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताता था। करेक्ट। फिर हम किस पे आए? हम आए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या बताया था हमने? चेंज। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज। हमने कहा कि प्रोडक्ट को प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है, वो बात तो सेम। कितनी डिमांड में चेंज, यानी डिमांड में चेंज एक्चुअल में कितना आ रहा है, वो हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। ठीक है, करेक्ट। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। ओके, मूविंग अहेड। इसके बाद हमने कुछ डिग्रीज भी पढ़ी थी डिमांड को लेके। कुछ हमने अलग अलग तरीके की डिग्रीज पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि डिमांड जब आपकी जीरो होगी, डिमांड जब आपकी वन होगी, डिमांड जब आपकी मोर देन वन होगी, डिमांड जब आपकी लेस देन वन होगी, एंड डिमांड जब आपकी इंफिनिटी होगी। यानी अगर प्रोडक्ट, अगर प्राइस में की कांस्टेंट रहने पे डिमांड आती है, तो डिमांड हमारी क्या हो रही है वहां पे? डिमांड हमारी उस केस में जीरो हो रही है। अगर अगर डिमांड और प्राइस दोनों ही इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में काम करें, तो हमारी डिमांड क्या आ रही है? हमारी डिमांड जीरो आ रही है। इसको हमने कहा था, डिमांड जब हमारी जीरो कब आ रही थी, हमने कहा था कि ये कौन सी डिमांड होती है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये कौन सी डिमांड होती है? ये डिमांड होती है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी यहाँ पे जब डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा था, प्राइस बढ़े कम हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं, ये परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड होगी। दूसरी डिमांड हमने कहा था कि जब डिमांड वन होगी, यानी कि इसको हम कहते हैं यूनिटरी
इलास्टिक डिमांड ये कब होगा? जब इक्वल चेंज होता है प्राइस, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी डिमांड बढ़ेगी, जितना प्राइस कम होगी उतनी डिमांड कम होगी। देन हमारा आता है जब डिमांड मोर देन जब डिमांड में चेंज ज्यादा हो जाए मोर देन प्राइस, यानी जिसको हम कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी जब डिमांड ज्यादा चेंज हो इन कंपैरिजन टू प्राइस। यानी अभी हमने इसको यहाँ पे कर्व भी आप लोग को बताया था कि अगर हमारा ये एक प्राइस था, ये हमारी प्राइस थी और ये हमारी डिमांड है, अगर प्राइस इतना भी बढ़ता है बढ़ता है तो डिमांड इतनी कम हो जाती है, प्राइस इतना से भी कम हो जाती है तो डिमांड इतनी बढ़ जाती है। ये हाईली इलास्टिक भी इसको कहते हैं। वहीं अगर प्राइस और डिमांड में चेंजेस, जब डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में कम चेंज हो रही है, उसको हम कहते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इसको ये रिलेटिवली इनइलास्टिक भी कहते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा चेंज हो रहा है तो रिलेटिवली इलास्टिक होती है, तो ये आपकी कौन सी होती है? ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, तो इसको लेस इलास्टिक कहते हैं। एंड जब प्राइस में छोटा सा भी चेंज हो, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जा रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। कि जब प्राइस में इतना सा भी चेंज हो, डिमांड इतनी ज्यादा चेंज हो जाती है, तो वो होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। तो ये 5 डिग्रीज होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जब प्राइस और डिमांड दोनों कांस्टेंट रहते हैं। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज जब नहीं आता है, तो हमारा हम कहते हैं उसको परफेक्टली इन इलास्टिक। जब प्राइस में जरा सा चेंज आने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, परफेक्टली इलास्टिक। जब डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा यानी प्राइस तो थोड़ी चेंज हुआ पर डिमांड ज्यादा चेंज हो गई, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। वहीं जब डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में चेंज होती है, देन आपका लेस इलास्टिक डिमांड या रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। एंड जब आपकी प्राइस एंड डिमांड दोनों ही कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, यानी इक्वल चेंजेस आते हैं प्राइस एंड डिमांड में, उस डिमांड को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। होपफुली यहाँ तक आपको सारी ही चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने पॉइंट्स किए बहुत ही इजी थे, बहुत ही क्लियर थे, आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं एस कौन कौन समझ में कि ठीक है, हमने डिमांड की डिग्रीज पढ़ ली, डिमांड के बारे में पढ़ लिया, बट ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके। नेक्स्ट ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो आपकी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? देखो, पहला फैक्टर यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई। टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कर ली। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं, ये हम यहीं पे रीड आउट भी कर लेते हैं। पहला जो है, एक तो है आपका प्राइस लेवल। अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया? फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं प्राइस यानी प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है। देखो, प्राइस का लेवल चेंज हो जाए, जनरली आपका अगर कोई ऐसा गुड्स है जो कॉस्टली है एंड जो बहुत चीप है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है। लेकिन जो मॉडरेट प्राइस गुड्स होते हैं ना, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। देखो, प्राइस लेवल के बेस पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट करता है। कैसे? कोई ऐसा गुड्स बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही, आईफोन एग्जांपल हम शुरू से लेके चलते हैं, आईफोन का एग्जांपल। आईफोन, उसकी डिमांड बहुत ही इलास्टिक है, उसकी डिमांड बहुत ही इलास्टिक, उसकी डिमांड में चेंज होने से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आईफोन प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी जाता है तो भाई हमारी डिमांड में तो इफेक्ट पड़ेगा, जिसको नहीं खरीदना वो नहीं खरीद पाएगा आज भी। ठीक है, उसी तरह कोई चीज, अगर सॉल्ट है, सॉल्ट में थोड़ा भी प्राइस में चेंज हो जाता है तो आपको लगता है कि सॉल्ट खाना बंद कर दोगे? नहीं, वो आप तब भी खाओगे। तो उसकी कोई चीज जो बहुत ही कॉस्टली है, कोई चीज जो बहुत ही चीप है, उसकी डिमांड में प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड पे इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता, इसलिए उसकी डिमांड को हम क्या कहते हैं? इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। यहाँ पे अभी पढ़ा ना, अ, अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते तो उसकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक डिमांड हो जाती है। वही कोई मॉडरेट प्राइस गुड्स है जिसके प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड के ऊपर तो वो इलास्टिक, यानी अगर उसकी प्राइस थोड़ा भी ऊपर नीचे जाता है उसकी डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। वो आपकी कौन सी डिमांड होगी? वो आपकी तो ये प्राइस लेवल भी आपकी डिमांड की चेंजेस को इफेक्ट करता है। दूसरा कौन सा
कौन सा फैक्टर है जो आपकी डिमांड की चेंज को इफेक्ट कर सकता है, वो है सब्सिट्यूट। अगर किसी गुड का सब्सिट्यूट अवेलेबल है, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं इलास्टिक हो सकती है क्योंकि हमारे पास उसके उसकी सब्सिट्यूट है। लेकिन अगर किसी कोई ऐसा गुड्स है उसका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं अवेलेबल है, तो भाई हम सीधी सी बात है ना कि अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है हमें खरीदना, तो घुमा फिरा के किसी सामान, सॉल्ट का क्या सब्सिट्यूट हो सकता है? सॉल्ट तो एक ही तरीके, हाँ ये हो सकता है कोई आयोडाइज सॉल्ट हो, कोई आपका रॉक सॉल्ट वो हो सकता है, बट कंजम्पशन तो करना पड़ेगा ना, तो वहां पे आपकी डिमांड क्या होगा, इन इलास्टिक हो जाती है क्योंकि वो फिक्स्ड हो जाती है, वो रेयर चेंजेस होंगे। जैसे इसमें एग्जांपल भी देखिए दिया, गैस केरोसिन ऑयल कोल विल बी यूज्ड मोर एज फ्यूल अगर वुड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, if the price of wood increases on the other hand demand for such commodity which have no close substitute वो इनइलास्टिक होती है, जैसे सॉल्ट अभी एग्जांपल दिया। दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है आपकी जो आपकी जो इफ़ेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, नेसेसिटीज, जैसे कि अगर आपकी कोई नेसेसिटीज वाली मेडिसिन, मेडिसिन एक नेसेसिटी वाली चीज है। कुछ लोगों, जैसे कोई अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई शुगर डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए नेसेसिटीज मेडिसिन नेसेसरी है, तो प्राइस में कितना भी चेंज है उनको फर्क पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसे कुछ होते हैं मोर इलास्टिक इसलिए भी होते हैं क्योंकि कंज्यूमर की वजह से बिजनेस इज मोर फ्लूइड। ठीक है, तो अगर नेसेसिटी से, सॉरी, के लिए कोई चीज अगर नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है। ड्रिंकिंग वाटर नेसेसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर का प्राइस कितना बढ़ जाता है, पानी तो आप पियोगे ही ना। इसी तरह टाइम पीरियड, ओवर द टाइम गुड टेंड टू बिकम मोर इलास्टिक क्योंकि कंज्यूमर एंड बिजनेस ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं। अगर ठीक है, हैबिट्स, कभी कभी एडिक्टिव और हैबिचुअल प्रोजेक्ट यूजुअली इनइलास्टिक डिमांड होती है, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी नेचर ऑफ किस कुछ वेरियस यूजर्स, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के इतने सारे यूजर्स होते हैं कि उनकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। जैसे कि मिल्क, मिल्क के बहुत सारे अलग अलग यूज होते हैं, मिल्क से आप ये भी बना सकते हो। मिल्क एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस भी उसकी अदर प्रोडक्ट की डिमांड भी डिपेंड करती है। अगर मिल्क मिल्क प्राइस बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं स्वीट्स प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस कम होता है तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस भी, तो मल्टीपल यूजर्स जहाँ पे आ रहे होते हैं किसी भी चीज के, तो उसकी डिमांड इलास्टिक बन जाती है। ठीक है, पोस्टपोनिंग कंजम्पशन, यूजुअली डिमांड ऑफ द कमोडिटी से कंजम्पशन ऑफ व्हिच कैन पोस्टपोन, वो इलास्टिक होती है। अगर प्राइस बढ़ गया तो भाई हमने आज की डेट में डिमांड अपनी पोस्टपोन कर दी, हमें एक टीवी खरीदने जाना था, उसका प्राइस बढ़ गया, आज की डेट में वो 60,000 था, कल की डेट में वो 1 लाख हो गया, तो हमें पता है कि आज तो 8 से 60 पे आएगा, तो भाई हमने डिमांड आज की डेट में क्या कर दी, अपनी पोस्टपोन कर दी। तो ये भी एक फैक्टर होता है आपको जो इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नेक्स्ट मूविंग अहेड, हम आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, देखो सीधे सीधे हम अपना सेशन आगे स्टार्ट करते हैं इसको। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, ओके, अभी तक हमने बात की थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हम बात करें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होती है, जब इनकम में चेंज की वजह से आपकी डिमांड में क्या आ रहा हो, इलास्टिसिटी यानी कि चेंज आ रहा हो। तो ऐसे कौन से, अभी हमने प्राइस का फैक्टर पढ़ा था कि प्राइस में चेंज और प्राइस को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, वो भी हमने फैक्टर पढ़ लिया। लेकिन इनकम चेंज की वजह से अगर आपकी डिमांड में चेंज आ रहा होता है तो कहते हैं, तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फैक्टर्स को मेजर करता है जहां पे आपकी डिमांड चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन इनकम। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी डिमांड चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम। ठीक है, इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं, देखो इसको मेजर करने का एक तरीका होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है ई वाई से हम इनकम इलास्टिसिटी बढ़ते, परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन इनकम। अगर आपकी इनकम में जो भी चेंज हो रहा है एंड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जितना भी चेंज हो रहा है वो आपको बताता है कि आपकी डिमांड में कितना चेंज आया है इनकम की वजह से। इसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब हो गया चेंज, आपका जो भी आ रहा हो, जो भी आपकी न्यू क्वांटिटी डिमांड है डिवाइडेड बाय आपने जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की थी अपॉन जितना भी चेंज हो रहा है आपकी इनकम में अपॉन आपकी जो ओरिजिनल इनकम की, इसके बेस पे हम निकाल लेते हैं आपका फॉर्मूला। सारी जगह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेम ही चल रहा है,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फॉर्मूला में, ठीक है। डिग्री ऑफ, देखो, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ इन चेंज इन इनकम पॉजिटिव, अब अलग-अलग डिग्रीज़ भी होती है, जैसे हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जब हमने प्राइस को फैक्टर लेके चल रहे थे, तब भी हमने बहुत सारे डिग्रीज़ बताए थे। इसमें भी 3 तरीके की डिग्री होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है। पहली होती है एक तो पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपकी नेगेटिव डिग्री और एक होती है आपकी ज़ीरो। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जब आपकी डिमांड गुड की इंक्रीज़ होती है, की डिमांड आपकी इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन इनकम, यानी कि आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रहा है, आपका इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो रहा है, इनकम को डिक्रीज़ होने की वजह से। तो यहाँ पे जो चेंज आता है, वो एक क्या इम्पैक्ट देके जाता है, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देके जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली कर्व कैसे हो रहा है कि अगर आपकी सपोज़ ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है? ये आपकी इनकम, यहाँ पे आपकी इनकम थी और इस इनकम पे इतनी क्वांटिटी डिमांड करते थे। इनकम कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई, इनकम बढ़ी, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, इनकम कम हुई तो क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हो गई और इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ गई। ये जो आपका ग्राफ है ना, ये कर्व आपका बताता है, ये आपका डिमांड कर्व बन के आता है पॉजिटिव डिमांड में, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, पॉजिटिव डिमांड की ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जा रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, आपका अपवर्ड है। सो आपका पॉजिटिव डिमांड क्या यहाँ पे शो करता है कि इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड कम हो गई। नेगेटिव स्लोप क्या दिखाता है, जब क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हो जाती है इनकम के बढ़ने पे। ये कब होगा, ऐसा क्यों होगा मैम, इनकम बढ़ रही है और हमारी क्वांटिटी डिमांड कम हो जा रही है, और क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाती है जब इनकम आपकी कम होती है। ये वाले जो गुड्स होते हैं ये बेसिकली नॉर्मल गुड्स होते हैं आपके, नॉर्मली आपका ट्रेंड यही चलता है, नॉर्मल गुड्स के लिए आपकी जो क्राइटेरिया रहता है वो यही होता है। ये बात आ रही है इंफीरियर गुड्स की, भाई अगर आपकी प्राइस बढ़ जाती है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो आप इंफीरियर गुड्स के लिए तो भागते हो ना, सॉरी इंफीरियर गुड्स के लिए तो नहीं भागते हो ना आप, अच्छे क्लासिक गुड्स के पीछे भागते हो ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगती है। इसलिए यहाँ पे ये फैक्टर आता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कहीं ना कहीं कम होने लगती है। इसका कर्व कैसे बनेगा, देखो, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स एक्सिस है। आज की डेट में आपकी प्राइस, इनकम इनकम आपकी इतनी थी, क्वांटिटी डिमांड आपकी इतनी थी, इनकम कम हुई आपकी, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड और बढ़ गई, इनकम बढ़ी आपकी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड आपकी, तो ये आपका कैसे कर्व जा रहा है, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो रहा है ये। तो ये आपका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। तीसरा फैक्टर, जीरो इनकम, ये जीरो इनकम जहां पे नो चेंज इन डिमांड, नो चेंज इन डिमांड, ये कब होता है आपका, ये कब होता है, प्राइस इनकम यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, डिमांड तो इतनी ही रहेगी, क्यों, एग्जाम्पल अगेन सॉल्ट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा नहीं तो ड्रिंक, ठीक है, प्राइस इनकम कितनी भी बढ़ जाए, पानी तो आप पियोगे ही, सॉल्ट उतना ही कंज्यूम करोगे जितनी रिक्वायरमेंट है, मेडिसिन उतनी ही लोगे, हाँ आप एक हायर क्वालिटी की मेडिसिन ले सकते हो, उतनी ही लोगे ना मेडिसिन, उतनी ही खाओगे ना जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। सो ये वो तीन फैक्टर्स थे जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, या सॉरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। होपफुली आपके लिए ये भी पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। नाउ ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी इफेक्ट इफेक्ट करते हैं इनकम, सॉरी, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई, टाइप्स हो गए हमारे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो और है, ग्रेटर देन यूनिटी
डिमांड फॉर कमोडिटी राइज होते हैं इन द सेम प्रोपोर्शन, जैसे जैसे आपका जब क्वांटिटी डिमांडेड आपको उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है और जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी यूनिटी आती है। यानी कि इसमें दो फैक्टर्स और है, एक फैक्टर है इसमें यूनिटी और एक है मोर देन यूनिटी। यूनिटी कब आता है? जब आपकी जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही क्वांटिटी डिमांड, यानी कि ये फैक्टर है, इनकम इतनी थी, क्वांटिटी डिमांड 10 यूनिट की 10 इनकम थी, क्वांटिटी डिमांड 40 थी, इनकम बढ़ के 20 हो गई तो 50% इनकम बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड भी यहाँ 80 हो गया। यानी कमोडिटी राइज इन द सेम प्रोपोर्शन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। ग्रेटर देन यूनिटी डिमांड फॉर कमोडिटी राइजेस मोर देन इन प्रोपोर्शन टू राइज इन इनकम, ये भी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनकम इतनी थी, आपकी डिमांड 40 यूनिट्स की थी, इनकम जब 10 थी, डिमांड 40 यूनिट्स, इनकम सिर्फ और सिर्फ 11 बढ़ी, डिमांड आपकी और ज्यादा बढ़ गई, इनकम सिर्फ और सिर्फ 9 हुई, डिमांड आपकी और कम हो गई, यानी 10 हो गई, यहाँ पे आपकी 190। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी, हम बुक से भी कवर अप कर लेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंजेस आ रहे हो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, जब किसी ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आए, उस डिमांड को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। एग्जांपल, प्राइस ऑफ कोक राइसेस, तो हम कंज्यूमर शिफ्ट किस पे हो जाता है? कंज्यूमर शिफ्टेड टू पेप्सी। ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल कार राइसेस, शिफ्ट हो गया वो डीजल कार पे, या फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हुए आपके, लोग ईवी व्हीकल्स पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये ट्रेंड क्या शो करता है? ये ट्रेंड क्या शो करता है? ये क्रॉस इलास्टिसिटी का ट्रेंड शो करता है। जब इस तरीके के मार्केट में चीजें चल रही है तो हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी हो रही है डिमांड की, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, आई बी बैक इन 2 minutes। सॉरी, लेट्स, ठीक है, तो जब किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज की वजह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा हो, वो होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको भी मेजर करने का सेम ही तरीका होता है, इसको भी मेजर करने का सेम ही तरीका होता है, हम इसी से डिनोट करेंगे, परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। कैसे निकालेंगे? सेम, change in quantity demand of X upon quantity of
change in, sorry, quantity of x divided by change in प्राइस ऑफ y अपॉन एक्चुअल जो प्राइस है y का। ठीक है, इसके थ्रू हम इजिली निकाल सकते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी हो रही है। यहाँ भी अगर हम डिग्रीज की बात करें, सेम वही हमारा डिग्री है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या हो गया, जब प्राइस ए का बढ़ रहा हो, क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट बी भी बढ़ रही हो, यानी प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ा, कोक की डिमांड बढ़ी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिचुएशन जहाँ पे डिमांड किसी एक गुड की इंक्रीज होती है किसी दूसरे गुड के प्राइस के बढ़ने की वजह से, इसका भी स्लोप कैसे बनेगा, अगर ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पेप्सी है, ये कोक है, अभी इसके न्यूट्रल था, प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गया, कोक की डिमांड भी बढ़ गई, प्राइस ऑफ पेप्सी कम हो गया, कोक की डिमांड भी कम हो गई, तो ये क्या हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड जा रहा है। ये डिमांड कर्व कैसे गया आपका, अपवर्ड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। दूसरा क्या हुआ, नेगेटिव डिग्री। ठीक है, यानी प्राइस ए का कम होता है तो डिमांड बी की भी कम होती है। ये कैसे हुआ मैम, ए का प्राइस कम हो रहा तो डिमांड क्यों कम हो रही, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पे आते हैं आपके, तो कौन से गुड्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आते हैं, यानी कार की प्राइस अगर बढ़े, सॉरी, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़े, कार की डिमांड कम हो गई, पेट्रोल के प्राइस कम हुए तो कार की डिमांड बढ़ गई, लोग शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, लोग डीजल गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएंगे, ईवी व्हीकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस की वजह से डिमांड में भी चेंज आ रही है, यानी कि अगर हमारा प्राइस दूसरे प्रोडक्ट का ए का बढ़ रहा है और डिमांड बी की बढ़ रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपका प्राइस प्रोडक्ट का कम हो रहा है लेकिन डिमांड भी कम हो रही है, तो वो प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम हो रही है दूसरे प्रोडक्ट की, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड देन लास्ट में आता है हमारा अगेन जीरो डिग्री। ये कौन सा होता है, जो नॉट रिलेटेड होते हैं, नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सीधी सी बात है, पेप्सी के प्राइस में बढ़ रहा है कम हो रहा है, उससे पानी पे क्या फर्क पड़ रहा है, पेप्सी पेप्सी है, पानी पानी है। तो किसी से नॉट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की पेन की कॉस्ट बढ़ने या ना बढ़ने से गाड़ी पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचो, टीवी पे क्या फर्क पड़ेगा, गाड़ी की कॉस्ट बढ़ने या ना बढ़ने से फ्रिज खरीदने वालों के लिए क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ द फैक्ट कि उनको ठीक है, ओके फाइन। तो जब कोई फैक्टर ही नहीं है यहाँ पे रिलेशन, तो ऑब्वियसली जीरो डिग्री आ जाता है, तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैटर नहीं करती है। होपफुली इतना आपको क्लियर होगा यहाँ तक की चीजें, एक बार हम बुक से भी इसको कवर अप कर लेते हैं एंड देन हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की चीजें कवर अप करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई हमने ऑलरेडी कर लिया था, ओके। पहले हम यहाँ से सारी चीजें कवर कंप्लीट कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने ऑलरेडी हमने बता दिया आपको, इन इकोनॉमिक्स डिमांड इलास्टिसिटी refers to how sensitive the demand for a good is to change in other economic variables such as price and consumer income, ओके। डिमांड इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, जो अपनी डिमांड की डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितना आपका इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं, ओके, ये क्लियर है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन व्हिच डिमांड डिपेंड्स, इन अदर वर्ड्स the percentage of change in the quantity demanded divided by percentage of change in the one of the variable on which demand depends। क्या होता है ये, परसेंटेज की भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय परसेंटेज, आपका कोई भी एक वेरिएबल डिमांड ऑन जिस पे डिमांड डिपेंड कर रही है, अगर वो चेंज हो रहा है तो वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी आपकी डिमांड में जो चेंज आ रहा है किसी भी रीजन की वजह से, वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी को डिफाइन करता है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी
प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज एंड कंज्यूमर इनकम, ये कुछ फैक्टर्स दिए गए। इसमें सबसे पहले हमने क्या बात की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी जो आपने डिमांड की है टू द चेंज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था, ये वो आपकी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसके रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हम अज्यूम क्या करते हैं कि कंज्यूमर इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ ऑल अदर गुड्स वो सेम है, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है। कैसे मेजर करते हैं हम इसको, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जितना भी आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ चेंज इन द प्राइस। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी आपको बता दिया और ये इसका पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक्सटेंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिमांड which change in price is not always same. Demand for a product can be elastic. प्रोडक्ट की डिमांड डेफिनेटली इलास्टिक हो सकती है, इनइलास्टिक हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट की डिमांड ऐसी हो कि जो कितना भी प्राइस अप डाउन हो चेंज नहीं होती है, कुछ केसेस में होती है। So depending on the rate of change in the demand with respect to the change in price of product. Elastic demand is the one जहाँ पे रिस्पॉन्स डिमांड का ग्रेटर होता है विद स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। आपका छोटी प्राइस में चेंज हो लेकिन फिर भी आपका डिमांड में ज्यादा चेंज हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड इनइलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, वन जहाँ पे रिलेटिवली लेस चेंज होता है डिमांड में, अगर प्राइस में ज्यादा चेंज भी हो जाता है। तो पहला हमारा इसमें था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हमने ऑलरेडी किया था कि जब कोई छोटी सी भी चेंज हो आपके प्राइस से प्रोडक्ट के, उसकी वजह से अगर ज्यादा मेजर चेंज होता है डिमांड में, तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यानी अगर आपका स्मॉल राइज होता है प्राइस में तो डिमांड, उसकी वजह से डिमांड आपकी जीरो भी हो सकती है, वाइल स्मॉल फॉल इन प्राइस वो आपकी डिमांड को इंक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, आप इसका ग्राफ भी देखो अगर यहाँ पे, तो ग्राफ इसका ये डिनोट कर रहा है कि आपका प्राइस अगर इतना था, प्राइस आपका इतना था, क्वांटिटी डिमांड आपने कितनी की थी, इतनी की थी, प्राइस आपका उतना ही है, क्वांटिटी डिमांड आपकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो छोटा सा भी प्राइस आपका अप डाउन होता है तो उसमें आपके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है, क्विकली इनइलास्टिक। जब आपकी डिमांड में कोई चेंज ना हो रहा हो, इलास्टिक में होता है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इनइलास्टिक में क्या होता है, प्राइस इंफिनिटी उसको हम बोलते हैं, प्राइस कितना भी अप डाउन हो जाए आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस वन जहाँ पे नो चेंज प्रोड्यूस इन द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट विद अ चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड, refers to डिमांड जहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज अगर आप आता है डिमांड में इज ग्रेटर देन जितना प्राइस में आ रहा होता है। यानी प्राइस 50 पैसे था, अब 60 पैसे हो गया है। डिमांड पहले 50 पैसे पे कितनी थी, 100 यूनिट की थी, 60 पैसे जैसे ही आपकी प्राइस बढ़ा, आपका डिमांड बहुत ही कम हो गया। यानी चेंज इन प्राइस, क्या कह रहे हैं, चेंज इन प्राइस लीड्स टू बिगर परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। ये आपका क्या होता है, रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि यहाँ पे जब व्हेन 1% when the percentage change in produced in demand, वो आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से कम होती है, वो आपकी, यानी इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है 30% से, डिमांड सिर्फ और सिर्फ 10% से ही डिक्रीज होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक। सेम वही, चेंज इन प्राइस लीड्स टू स्मॉलर चेंज इन द डिमांड। ठीक है, देखो आप ग्राफ पे देखो, प्राइस 10 रुपए था, डिमांड 88 थी, प्राइस बढ़ के 40% प्राइस बढ़ गया, डिमांड सिर्फ 10% कम हुई। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जब proportionate change in demand produces the same change in the price of the product and demand is referred as unitary elastic demand। ठीक है, आपका प्राइस P1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 थी, प्राइस P2 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो गई। होपफुली परफेक्टली इलास्टिक इस क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाएंगे, इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं कि डिमांड इसमें कितनी चेंज हो आप कुछ कह नहीं सकते हो। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, एक तो प्राइस लेवल इफेक्ट करता है, प्राइस लेवल डिपेंड करता है कि आपका फूड किस तरीके का है, एंड फूड के जो मॉडरेट प्राइस फूड्स होते हैं उनकी डिमांड कंपैरेटिवली इलास्टिक होती है।
दैन वो गुड्स जो आपके बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही, तो प्राइस लेवल भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के डिमांड के ऊपर। सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी, जिस प्रोडक्ट्स में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, जिनका सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है उनकी डिमांड कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होती है। नेसेसिटी पे डिपेंड करता है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी नेसेसिटी है, जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा है, जो आपके डेली यूज के लिए, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। कंपैरेटिवली जो आप रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट को यूज नहीं करें उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। टाइम पीरियड इज ऑल्सो द फैक्टर। ओवर द टाइम कंज्यूमर्स अगर डिसाइड कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव, तो वहां पे डिमांड आपकी इलास्टिक हो जाती है, अगर नहीं डिसाइड कर सकते तो डिमांड आपकी इनइलास्टिक होती है। हैबिट्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कमोडिटीज पे डिपेंड करता है, वेरियस अलग यूजेस हैं अगर उस प्रोडक्ट के, उस पे भी डिपेंड करता है, एंड क्या आप कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं कि नहीं, इसकी भी आपके डिमांड की इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, इसके बारे में मैंने बताया कि जब डिमांड में चेंज आता है इनकम में चेंज की वजह से, वो आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। डिमांड ऑफ रिस्पॉन्सिबनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज की वजह से। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, डिग्री ऑफ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपका इनकम में चेंज की वजह से, आपकी डिमांड पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। प्रोफेसर वॉटसन ने भी इसकी डेफिनेशन दी है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द इनकम, अदर डिटरमिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइप की बात करें, हमने टाइप की बात की। नेगेटिव डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स इनकम राइजेस। नेगेटिव डिमांड, अगर जैसे-जैसे इनकम राइज़ होगी, कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। ब अगर इसकी बात करें तो ये ट्रेंड इज़ विजिबल इन केसेस, इंफीरियर गुड्स के केस में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे इनकम बढ़ेगी, डिमांड कम होती जाएगी। ज़ीरो डिमांड कब होता है? जैसे कमोडिटी डज़ नॉट चेंज, अगर इनकम चेंज भी होती है। एसेंशियल गुड्स के केस में आपने देखा होगा, अगर आपकी कोई नीड वाली चीज़ है, नेसेसिटी वाली चीज़ है, तो भाई डिमांड प्राइस कितना भी चेंज हो, इनकम कितनी भी चेंज हो, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया? डिमांड ऑफ कमोडिटी राइज होता है इन प्रोपोर्शन, जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ेगी, आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, जिसको पॉजिटिव डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, यूनिटी, डिमांड ऑफ कमोडिटी राइज होता है उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ी, आपका स्टेटस सिंबल जैसे जैसे बढ़ा, आपकी डिमांड भी वैसे वैसे ही बढ़ रही है। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटी, प्राइस, इनकम तो उतना नहीं बढ़ा लेकिन डिमांड हमारी वहां पे ज्यादा बढ़ गई। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब मैंने बताया था कि अगर हमारे प्रोडक्ट में के डिमांड में चेंज हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर, ड्यू टू द फैक्टर ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द अदर प्रोडक्ट, तो इस रिस्पॉन्स जब डिमांड की चेंज में आ रहा होता है इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी पे, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोफेसर वॉटसन ने क्या कहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज की वजह से जो भी आ रहा होता है, तो आपके डिमांड में चेंज एक्स टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई एज रिप्रेजेंटेड। सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन अगर प्रोडक्ट बी की प्राइस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बात किया था इन्फिनिटी कमोडिटी एक्स इज क्लियरली एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कमोडिटी वाई, तो इन्फिनिटी है। क्रॉस वेलोसिटी जीरो कब होगी, अगर कमोडिटी एक्स एंड वाई रिलेटेड नहीं है। नेगेटिव कब होगी आपकी, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से। तो दस अगर ईसी अप्रोच करता है इंफिनिटी पे, मीन्स कमोडिटी एक्स इज नियरली एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा कमोडिटी वाई के लिए। पेप्सी एंड कोक एग्जांपल, कार एंड ईवी व्हीकल का एग्जांपल। ऑन दी अदर हैंड अगर वो जीरो पे जाता है तो वो एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, तो क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पे डिमांड का। एंड अगर नेगेटिव जाता है तो यानी कि एक्स एंड वाई वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। होपफुली यहाँ तक की चीजें आप लोगों के लिए क्लियर होंगी। इसके बाद अब जो हमें पढ़ना है वो डिमांड के कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की, कब हमारा, कब हम कहेंगे डिमांड हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कब हम कहेंगे डिमांड हमारी एक्सपैंड हो रही है। एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये हम लोग कल के टॉपिक में इसको कवर करेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट कंपटीशन, किस किस तरीके के कंपटीशन होते हैं, एंड देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड फैक्टर्स ऑफ इलास्टिसिटी। मैथ्स कोशिश करेंगे हम कल ही आपका ये पूरा सेशन इसका कंप्लीट कर दें। एंड जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के वो बताइए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड वी विल मूव अहेड with our second chapter. And again I am saying please take these classes, these sessions as a revision classes। इसको मैं इसीलिए हमारे सारे ही टीचर्स इसको इतना एक्सपैंडेड वे में बना रहे हैं अपने सारे सेशंस को, सो दैट आप लोग रिविजन के टाइम पे इसको अच्छे से पढ़ के जाएं और सारे ही डाउट्स आपके क्लियर होते जाएं। सो टिल देन आप लोग अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए, चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझिए। सिर्फ ये सब्जेक्ट नहीं, अदर सब्जेक्ट्स भी
कोई डाउट होता है तो वो आप लोग हमको बताइए एंड सेशन को आज यहीं पे एंड करते हैं एंड विल मीट टुमारो।